हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, यही भारत का भूगोल, तो 9-10 मिनट का ही वीडियो था। और अभी मैं छोटे छोटे ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें पढ़ाना थोड़ा सा मेरे लिए भी कठिन है, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने बोर्ड पर पढ़ाया भी नहीं है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। पर हाँ, कंटिन्यू वीडियो बनते रहेंगे, बस इतना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं उसके आगे ही मैंने जैसे कल कर्क रेखा और मानक समय रेखा की बात की थी, तो उसके आगे मैंने जैसे आप लोगों को चार पॉइंट नोट कराए थे कि मैं इन 4 पॉइंट पर आपसे बात करूंगी। तो वहीं पर मैं आपको फिर से बताती हूँ कि वो 4 पॉइंट थे क्या। तो मैंने जैसे बताया था कि भारत का भूगोल, ये भारत का भूगोल है। इसमें मैंने कहा था कि क्षेत्रफल के विषय में मैंने बात करने के लिए कहा। क्षेत्रफल हो गया। सीमावर्ती देश के लिए मैंने बोला था, सीमावर्ती देश के लिए, सीमावर्ती देश। दूरस्थ बिंदु की मैंने बात की थी, दूरस्थ बिंदु। और बाकी जो एक पॉइंट है वो कर्क रेखा और मानक समय रेखा की बात थी, वो हो गई थी यहाँ पर। तो कर्क रेखा की मैंने यहाँ पर आप लोगों से चर्चा कर दी थी, तो इसे अब मैं नहीं बताऊंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता भी दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मैं जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल की भी मैंने थोड़ी सी बात ये की थी कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको जैसे पता होगा कि मैंने कल बताया था कि सातवां देश अपना पड़ता है, सबसे बड़ा रूस है। अब ये आप जान लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर मैं आपको जैसे बताती हूँ। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपको ये याद करना है, क्योंकि ये लास्ट इतना तो सबको पता रहता है, लगभग 32,87,000। पर ये जो 263 है, इसी में कन्फ्यूजन होती है। तो आप याद रखिएगा कि 3 दूनी 6 होता है, 3 2 6 होता है। या तो आप इसका गुणा करके यहाँ 6 लिख सकते हैं, या 3 गुणते 2 लिखेंगे तब भी 6 आएगा। तो इनका दोनों का आगे पीछे जो लास्ट में इनका मल्टीपल होता है, ठीक है, बीच वाला। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये मतलब क्योंकि कठिन होता है, जो लोग पहली बार पढ़ते हैं और जो लोग कई बार पढ़े हुए हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको अब रट गया है ये चीज़। तो ये हो गई भारत का क्षेत्रफल हो गया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की हो गई। मैंने चतुष्कोणीय की भी बात की थी कि भौगोलिक आकृति भारत की कैसी है। तो भौगोलिक आकृति भारत की चतुष्कोणीय है। ऐसे भारत है, भारत का आप मैप बनाते हैं तो जैसे भारत का मैप आप बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ही बहुत अच्छा। मुझसे अभी भारत का मैप नहीं बनता है, पर मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता दूँ कि वो ऐसे ऐसे ही बनता है। तो ये चतुष्कोणीय होता है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इसीलिए इसे चतुष्कोणीय कहा जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये भारत का मैप है, तो इसकी आकृति, भौगोलिक आकृति कैसी होती है, तो चतुष्कोणीय होती है, ठीक है। भौगोलिक आकृति इसकी चतुष्कोणीय होती है। और जैसे मैंने ये भी बताया कि ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहले गोलार्ध समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर समझना होगा। ये हमारी पृथ्वी है, जहाँ से काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। तो ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, तो इसके जितने भी ऊपर रेखाएं होंगी वो सारी अक्षांश रेखाएं होंगी। अक्षांश रेखाओं की एक खूबी होती है कि ये एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ये एक दूसरे को कहीं भविष्य में भी नहीं काटेंगी, बस चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, और ये चलती ही रहेंगी। ये एक दूसरे को कहीं टच भी नहीं करेंगी। इस जैसे ये ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं ये सारी समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो समान है इसलिए। और इसी तरह नीचे जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर ये 0 डिग्री से जितने भी ऊपर हैं, ये लगभग क्या 0 डिग्री को मिलाकर 90 रेखाएं होती हैं। और ये उत्तर और दक्षिण में पूरी पृथ्वी को बांटता है। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इसी तरह 0 डिग्री जो है, जो भूमध्य रेखा, इसको मिलाकर दक्षिण में भी
90 रेखाएं हैं। तो अब आप लोगों का ये प्रश्न उठेगा, क्या ये 0 डिग्री दोनों में मिलेगी? इसमें भी 90 आप बता दी और इसमें भी 90 आप बता दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि बच्चों में कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो जैसे 90-90 मैंने बता दिया, मोटा मोटा मैंने बताया कि 90 ये होती है और 90 ये होती है। तो आप ऐसे इनको लिख लीजिए 90 + 90, क्योंकि मैंने दोनों में कॉमन इसको लिया है। इसमें नीचे वाले दक्षिण में भी कॉमन ले लिया और उत्तर में। तो ये रेखा तो पर एक ही है ना, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा वो एक ही है। तो यहाँ पर तो 2 हो गए, तो एक यहाँ पर घटा दीजिए। तो ऐसे 180 आता है और -1 कर दीजिए, 179। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 रेखाएं हैं। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और इसी में ये 0 डिग्री यामनोत्तर रेखा जाती है, 0 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर ये देशांतर रेखाएं क्योंकि हैं और ये खड़ी, मतलब इनको खड़ी हुई रेखाएं कहते हैं। तो ये एक दूसरे से वृत्त बनाते हैं। तो ये एक दूसरे से समांतर रेखा नहीं कही जाएंगी, ना ही ये एक दूसरे से समांतर रेखा होती हैं। जैसे मैं यहाँ बता दूँ कि इनकी बीच की दूरी, मैं ये पॉइंट यहाँ भूल गई थी, इनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो इसी तरह ये पूरा वृत्त भर जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो इनकी जो बीच की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पर ये दशमलव के बाद थोड़ा कम ज़्यादा 114 भी देता है, 111.14 किलोमीटर भी देता है। पर किसी किसी बुक में 111.32 किलोमीटर भी दे रखा है। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाए, आयोग द्वारा भी इसे यही माना गया है। तो आप इसे याद कर सकते हैं और ये सही भी है, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। तो ये हो गई। तो अब हमने ये क्यों बताया? क्योंकि हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है। तो ये वाली हो गई देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इससे पूरब और पश्चिम में बांटा गया। पृथ्वी को आधा पूरब और आधा पश्चिम में बांट दिया गया, क्योंकि ये बीचों बीच पृथ्वी से गुजरती है। ये रेखा है। तो ये इसको इधर वाले को पूरब और इधर वाले को पश्चिम में बांटा गया। और हमारा भारत कहाँ पर है? तो एशिया महाद्वीप यहाँ पड़ता है और हमारा भारत ये यहाँ पर है। तो ये हम किस गोलार्ध में आता है? तो ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तर। तो आप बोल क्या सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। किस गोलार्ध में? तो उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये उत्तर है और ये पूरब है। तो इसीलिए कहा जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है। तो और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो ये 0 डिग्री से इधर वाली 180 होती है और 180 इधर होती है। ठीक है। तो 180 रेखा ये और 180 रेखा ये, तो आपकी हो जाती हैं 360 रेखाएं। देशांतर रेखाएं आपकी 360 रेखाएं होती हैं, क्योंकि ये पूरा एक वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त बनाने के लिए 360 अंश घूमना पड़ता है। तो इसलिए इन रेखाओं की संख्या भी 360 बताई जाती है। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये मोटा मोटा थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। तो आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब जैसे बात करेंगे कि हमारा भारत किस हिंद महासागर के ऊपर है, तो ये यहाँ से ये भारत है, ये भारत है। और यहाँ पर हिंद महासागर, क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है और यहाँ पर हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के उत्तर में भारत स्थित है, हिंद महासागर के उत्तर में। ठीक है। हिंद महासागर के उत्तर में, ये बात आप याद रखें, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि भारत किस महासागर के उत्तर में स्थित है? तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है। मैं यहाँ पर भारत का मैप इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है उसको बनाने में, और आप सभी भारत का मैप जान ही रहे हैं। अब जहाँ आती दूरस्थ बिंदु की बात करने के लिए, मैं दूरस्थ ज़्यादा ऊपर हो सकता है ना दिखे, तो मैं बीच में ही लिखती हूँ। तो ये दूरस्थ बिंदु की बात होती है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप, दूरस्थ बिंदु। ठीक है। तो दूरस्थ बिंदु, तो यहाँ सबसे पश्चिम में जो गुजरात है, और यहाँ सबसे पूरब में अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, और यहाँ पर आपका पड़ेगा। अब अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे
तो लद्दाख है। परंतु अब राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश है। नया मैप 2019 से बदल गया है, तो इसे आप जरूर याद रखें कि उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित की बात करें तो लद्दाख स्थित है। तो यहाँ पर ऐसे पहले लद्दाख राज्य हुआ करता था, तो लद्दाख आता था, परंतु अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो इसलिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। परंतु अब यहाँ पर बात करते हैं, तो क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश तो राज्य है, तो उसके ऊपर लद्दाख में क्या स्थित है, तो इंदिरा काल स्थित है। इंदिरा काल स्थित है। आप इसे याद करिए कि उत्तर में इंदिरा काल है, पूरब में आपका किबिथु है, पश्चिम में आपका गुहार मोती है। कहीं कहीं गुहार मोती को गुहार माता भी कहा गया है, किसी बुक में गुहार माता मतलब मेंशन किया गया है, पर गुहार मोती आप याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में जो भारत की मुख्य भूमि है, जो तमिलनाडु से खत्म होती है, तो वहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी स्थित है। और अगर भारत का एकदम दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार में, मैं ग्रेट निकोबार को GN लिखती हूँ तो आप समझ लेना, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप मेरी बातें सुन सकते हैं, या आवाज़ आप लोगों को कंटिन्यू आ ही रही होगी। तो यहाँ ग्रेट निकोबार में इंदिरा काल स्थित है। तो इस तरह ये दूरस्थ बिंदु है। सबसे पूरब में किबिथु है, सबसे पश्चिम में गुहार मोती या गुहार माता है, सबसे दक्षिण में अगर पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो इंदिरा पॉइंट होगा। अगर पूछे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट क्या होगा, तो कन्याकुमारी होगा। उत्तर में इंदिरा काल होगा। जैसे मैंने ये प्रश्न बताया कि आप हिमाचल प्रदेश को याद कर सकते हैं, पेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2021 में ये प्रश्न नहीं बना था, क्योंकि आयोग के दिमाग में ये प्रश्न आया ही नहीं होगा। तो अभी से आप लोग याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ बात की थी कि भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पर आप लोग भारत बना लीजिए, क्योंकि मैं भारत अपनी बुक में भी मतलब अपनी नोटबुक में भी इसी तरह मेंशन की हूँ जगह जगह, क्योंकि ये बनाना आसान भी होता है और बातें लगभग समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भारत है। तो ये मैंने जैसे बताया कि आप इसे लद्दाख लिख सकते हैं। ये लद्दाख है, ये तमिलनाडु है, ये यहाँ का अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, अब आती है बात कि हमारे सीमावर्ती देश कितने हैं। तो हमारे सीमावर्ती देश 9 हैं। तो पहला यहाँ पर पाकिस्तान, दूसरा यहाँ पर आएगा अफगानिस्तान। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो कमेंट करके ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कमेंट कर आप लोग बताइए कि पाकिस्तान में अभी प्रधानमंत्री कौन बना है। अफगानिस्तान में बताइए किसका कब्जा अभी हाल फिलहाल हुआ था। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर आता है चीन, यहाँ पर आपका आ जाएगा नेपाल, यहाँ पर आएगा भूटान, ये भूटान तो आपका यहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा नेपाल, यहाँ पर आएगा भूटान, यहीं पर बांग्लादेश, इधर मतलब यहाँ, अब मैप तो बना नहीं है तो उस हिसाब से आप देख लेंगे, ये हो जाएगा म्यांमार। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर आता है, 8 आपका होगा श्रीलंका, और 9 ये भारत से इधर थोड़ा सा मालदीव। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं हमारे भारत के सीमावर्ती देश। कितने हैं? तो 9 राज्य हैं, 9 देश हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप ऐसे क्रम से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाती है ये चीज़ें। आप मैप लेकर बैठिए अपने साथ, एटलस मतलब कोई भी एटलस, स्टूडेंट कोई भी एटलस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
पर जो भी हो तो लेटेस्ट हो, 2020-21 का ही हो तो अच्छा रहेगा उसमें। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, ये 9 देश हैं जो सीमा लगाते हैं भारत से, सीमावर्ती देश हैं। अब इसमें 2 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार संपन्न है या परमाणु संपन्न है। तो उसमें आपका पाकिस्तान, ये प्रश्न पूछने लगा है कि पाकिस्तान कौन से देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं और परमाणु संपन्न है। तो उसमें पाकिस्तान, पाक प्लस चीन है, चाइना, ये 2 परमाणु संपन्न देश हैं। ठीक है, ये 2 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। बाकी इनके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो जो भी है थोड़ा बहुत होगा, उससे वो लोग किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। जैसे ये भारत है, तो ये कितने किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और कितने किलोमीटर ये पश्चिम से पूरब है। ठीक है, तो ये आपको देखो खींचने पर भी ये लाइन आपको ज़्यादा दिख रही है, तो बड़ी दिख रही है, और ये लाइन आपको थोड़ा सा छोटी दिख रही है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाली जो रेखा है, जो देशांतर रेखा आती है, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, ये देशांतर आप नहीं बोले तो ज़्यादा सही होगा, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, तो इसकी सीमा है 3214 किलोमीटर। ठीक है, इतने में मतलब 3214 किलोमीटर में भारत के उत्तर से दक्षिण की सीमा है। और पूरब से पश्चिम से पूरब की सीमा कितनी है, तो ये पूरब से पश्चिम की सीमा है 2933 आप याद कर सकते हैं, या 2933 किलोमीटर याद कर सकते हैं। ये पश्चिम से पूरब है, तो पश्चिम से पूरब कम फैला हुआ है। ठीक है, तो अब लेकिन ये कॉमन सी बात हो गई। अब ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और ना ही आरो के लिए जो महत्वपूर्ण मैं बताने जा रही हूँ, इसके अगला पॉइंट, जो इसका अगला पॉइंट होगा वही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अब इनका अंतर पूछा जाता है कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो आप इसमें 2933 घटा दीजिएगा तो इनका अंतर आ जाता है 281 किलोमीटर। अब ये प्रश्न पूछा जाने लगा है एग्जाम में। अभी 2021 में या 20 में पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार आरो जो 2022 का होने वाला है, अभी दिसंबर में लगभग सुनाई है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, तो उसके लिए इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपसे सीमावर्ती देश की भी बात कर ली और दूरस्थ बिंदु की भी बात कर ली मैंने। तो इसके बाद जैसे मैंने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की भी बात कर ली। अब आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि आगे मतलब इसको कंटिन्यू रखा जाए या आगे यहीं तक रखी जाए चीज़ें, आप इसे बता सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने अक्षांशीय विस्तार भी बता दिया आपको कि कैसे कैसे है, और